Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITH Flashback 4th held on 23rd of November 2025. Let's start our discussion. Start from the question number first. A storage battery of EMF 9 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 144 volt DC supply using a series resistor of 14.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? देखिए यहाँ पे बोला गया कि चार्जिंग का केस है. एक आपने यहाँ पे कंसीडर किया एक बैटरी सोर्स, देखिए एक यहाँ पे बैटरी सोर्स, ये रिप्रेजेंट करेगा सेल को जिसका ईएमएफ क्वेश्चन में मेंशन है 9 वोल्ट, ई इंटरनल रेजिस्टेंस, और सीरीज में एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है. सीरीज में रजिस्टर दैट इज कैपिटल आर विद द सोर्स ऑफ अ बैटरी, एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स जो कि दे रखा है आपको 144 वोल्ट. तो V का वैल्यू हो गया यहाँ पे 144 वोल्ट, कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज 14.5 ओम के बराबर, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 ओम, एंड ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है दैट इज 9 वोल्ट के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, केस आ गया यहाँ पे कि चार्जिंग का, बिकॉज यहाँ से करंट चलना शुरू किया, करंट आई और करंट इस सेल के इस टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये केस हो गया चार्जिंग का. अगर करंट से सेल को, अगर सेल से करंट को ड्रॉस किया जाए तो वो केस बनता है डिस्चार्जिंग का. यानी इस केस में टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर, ना कि E माइनस आई इंटू आर. तो यहाँ पे क्या नहीं पता इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो फ्रॉम KVL से करंट विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज 144. इधर चलना शुरू किया पॉजिटिव टर्मिनल से, पहुंच गया निगेटिव टर्मिनल के पास, यानी कि -9 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे कैपिटल आर प्लस आर के बराबर है, यानी कि करंट आ गया क्वेश्चन में ये 135. कैपिटल आर का वैल्यू पुट किया यहाँ पे 14.5 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये हो गया 15. 135 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया आपके पास 9 एम्पियर, यानी कि करंट आपको मिला 9 एम्पियर इन द सर्किट. तो टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ द सोर्स दे रखा है बैटरी का यानी इस सेल का 9 वोल्ट, प्लस करंट का वैल्यू आया आपके पास 9 और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.5. तो ये सॉल्व किया तो आ गया 13.5 वोल्ट. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट question number second. The Earth's surface has a negative surface charge density of 10 to the minus 8 coulomb per meter square. The potential difference of a 600 kilovolt between the top of an atmosphere and the surface results due to the low conductivity of the lower atmosphere in a current of only 2000 ampere over the entire globe. If there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface radius of the Earth दे रखा है 6.4 into 10⁻6. यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि चार्ज डेंसिटी की बात किया गया तो अर्थ को एज्यूम कर सकते हैं एज ए स्फेरिकल सरफेस. अगर वहां पे अर्थ को एज्यूम किया एज ए स्फेरिकल तो चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A, यानी एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया. और एरिया की बात करें तो बीइंग ए स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हुए तो लिख सकते हैं 4πr², जहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है, और Q बराबर जानते हैं हम लोग I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम होता है T का वैल्यू. तो वही आपसे पूछा गया कि T यहाँ पे कितना होगा अगर ये गिवन सिचुएशन है. जैसे यहाँ सिग्मा दे रखा है 10 टू द पावर -8, तो इसकी वैल्यू -8 पुट किए. करंट इन द सर्किट दे रखा है आपको यहाँ पे वैल्यू 2000 एम्पियर के बराबर, तो इसको लिखे 2000 एम्पियर इंटू टाइम पूछा गया डिवाइडेड बाई 4 लिखे इंटू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर लिखे. आफ्टर सॉल्विंग अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया 2.57 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड के बराबर. तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 4. नेक्स्ट
Next question number 3. A square loop of side 20 centimeter resistance 0.1 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.4 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.3 second at a steady rate. Determine the current during this time interval. यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा बोला गया, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लें नॉर्थ और ईस्ट को लेके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट हो गया इस डायरेक्शन में, उधर आपको मिला वेस्ट। यानी अगर लूप ऐसे रखा गया ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो मिला आपको 45 डिग्री। बिकॉज हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा क्या, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 45 डिग्री। यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करें, बिकॉज फ्रॉम फैराडेज लॉ अगर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा अक्रॉस द कंडक्टर। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ में फिर करंट फ्लो करेगा, वही हम लोग से पूछा गया क्वेश्चन में क्या होगा। इसको डिफरेंशिएट किया डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू डी बी बाई डी टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बी बाई डी टी मेंशन। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ ई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू, क्या इसको लिख सकते हैं, बी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई टी गिवन टाइम इंटरवल में। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, यानी कि फाइनल वैल्यू यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वैल्यू आपको दे रखा, तो माइनस माइनस साइन यहाँ से कट हो गया, तो ई इंड्यूस का वैल्यू आ गया, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। दे रखा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, तो किसी भी स्क्वायर लूप का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, चूंकि सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट किए। cos 45 का वैल्यू आ गया आपके पास 1/√2। B2 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.4 है, पहले 0 हो गया, ये है 0 आपके पास, और ये मिलकर ये बचा 0.4, बिकॉज 0 माइनस 0.4, तो ये वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे 1/0.3 वोल्ट, 3 सेकंड दे रखा है। तो यहां से सॉल्व किए तो ई इंड्यूस का वैल्यू आया 0.038 वोल्ट के बराबर। पूछा गया आपसे करंट, तो इंड्यूस करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 0.038 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.1 ओम, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.38 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। If the current carried by the solenoid changes steadily from 3 ampere to 6 ampere in 0.2 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? देखिए अब यहाँ पे बात करें सोलेनॉइड के बारे में, तो सोलेनॉइड के लिए B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट N इंटू आई, जहाँ पे स्मॉल इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ पे और बात करें कि चेंज फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू B इंटू ए, B इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ में यहाँ पे एरिया और एरिया ऑफ द लूप आपको दे रखा है। तो जरा यहाँ पे लिख लेते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इक्वल साइन यहाँ पे लगा लिए, बी म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए। चेंज इन करंट मिलेगा आपको I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे गिवन टाइम इंटरवल टी में, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 0.2 सेकेंड। यहाँ पे वैल्यूज पुट के, बिकॉज यही हो जाएगा इक्वल इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखे यहाँ पे इसकी, जो कि है एवरेज वैल्यू के बराबर, इसलिए चेंज लिखे मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए इंटू I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई टी। सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ई इंड्यूस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल एन, तो दे रखा है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इंटू एरिया, एरिया दे रखा है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 ये लिख लिया, क्योंकि एरिया ही दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पे I2 माइनस I1 करंट लिखे, फाइनल करंट है 6, इनिशियल करंट है 3 आपके पास, तो 6 माइनस 3, और ऐसा होने में समय कितना लगा, तो 0.2 सेकेंड। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया ई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 11.3 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A rectangular wire loop of side 12 cm and 4 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude of 0.8 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 cm per second in a direction normal to the longer side दे रखा है. यानी आपके पास एक स्क्वायर लूप है कुछ ऐसा जिसमें एक स्मॉल कट है, ऐसे स्मॉल कट है, तो इसलिए इस पॉइंट के अबाउट आपको मिलेगा यहाँ पे मोशनल ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मूव कर रहा है किसी स्पीड v से. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं वो इनटू द प्लेन है, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अब इसके अक्रॉस में मोशनल ईएमएफ आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट. तो पूछा गया कि उसी मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा जबकि ये मूव कर रहा है फ्रॉम द लॉन्गर साइड. तो लॉन्गर साइड को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये कैपिटल स्मॉल एल है, और जो स्मॉलर साइड है चूंकि ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम लोग लिख लेते हैं बी के बराबर. अब देखना यहाँ पे साइड लिख रहे हैं हम लोग एल और बी, ये पॉइंट्स है ए और बी. ये वेलोसिटी जानते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में, तो E इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल लिखते हैं, जहाँ पे ये बी वेलोसिटी और साथ साथ में साइड तीनों मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा. देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी और ये वाला जो यहाँ पे आर्म है बोथ आर पैरेलल, यानी कि वेलोसिटी पैरेलल टू बी है, इसलिए इसके अबाउट मोशनल ईएमएफ 0. सिमिलरली इस वाले आर्म के अबाउट भी मोशनल ईएमएफ 0. मोशनल ईएमएफ मिलेगा इसके अकॉर्डिंग जिसकी हम लोग पोलैरिटी पता करते हैं. कुछ ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. तो क्या करेंगे, राइट हैंड वेलोसिटी के डायरेक्शन में सारी फिंगर क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उधर क्रॉस करेंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन किसका, पोलैरिटी का. किसकी पोलैरिटी, ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड, यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ आएगा उसकी वजह से, जिसको देखिए आप कुछ ऐसा लिख सकते थे. ये कुछ रिजल्ट आपको ऐसा दिखने लगा जिसकी पोलैरिटी यानी कि ए वाला जो पॉइंट था वो हायर पोटेंशियल पे, बी वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे. ई का वैल्यू लिखे जबकि ये दे रखा आपको वेलोसिटी वी से चलना शुरू किया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो यही मोशनल ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल. मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.8, तो 0.8 टेस्ला लिखे, जबकि स्पीड दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए. और एल आपको दे रखा है लार्जर साइड आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 इंटू 10⁻⁻², इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए. सारी वैल्यूज के यहाँ पे पुट किए तो ये आपके पास मिल गया ये वैल्यू 0. ये जब सॉल्व के 10⁻⁻4 मिलेगा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया 1.92 मिली वोल्ट के बराबर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड. क्वेश्चन नंबर 6. A circular coil of radius 6 cm and 60 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 75 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 4 into 10⁻⁻² Tesla. यानी एक कोई सर्कुलर लूप है जो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, वो दे रखा है. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्लक्स के बारे में, तो पहले फ्लक्स B इक्वल BA इंटू कॉस थीटा. चूंकि ये रोटेटिंग है तो जान रहे हैं थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टी के बराबर, बिकॉज यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर पोजीशन, जो कि इक्वल हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम के. तो फ्लक्स आ गया आपके पास BA कॉस ओमेगा टी. टाइम के साथ में इसको डिफरेंशिएट के तो d∅dt विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ BA ओमेगा माइनस क्यू, बिकॉज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ओमेगा टी में ओमेगा फिर बाहर आ गया, तो मिला आपको ये रिजल्ट. ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आया कि इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप कंप्लीटेड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम. कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट. पावर लॉस की बात किया ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट, तो जानते हैं हम लोग पावर इक्वल टू I² इंटू R होता है. यानी आपको चाहिए क्या इसमें करंट पता करने के लिए, चूंकि रेजिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द लूप. तो E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू
माइनस डी फाइव बाई डी टी नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n है तो n से मल्टीप्लाई कर लिए, तो E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आपको दिखा तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये बन गया पीरियोडिक EMI का एग्जाम्पल। तो साइन से पहले जो भी यहाँ पे टर्म लिखा होता है ये कहलाता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, यानी E मैक्स का जो वैल्यू मिला आपको वो मिला NBA इंटू ओमेगा के बराबर, क्योंकि दिस इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF जो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आया। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे पूछा गया पावर लॉस, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मिल जाए ERMS में, चूंकि पावर लॉस में V स्क्वायर बाई R या फिर I स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं हम लोग, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई √2, सारी वैल्यूज को पुट किए। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा आपको 60, तो 60 पुट किए। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको देखा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, तो वो पुट कर दिया। एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, तो एरिया को लिख सकते हैं हम लोग पाई R स्क्वायर, जबकि रेडियस यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में, पाई इंटू 6 सेंटीमीटर, तो -2 का होल स्क्वायर लिखे, इंटू ओमेगा दे रखा है आपको यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो कि 75 रेडियन पर सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू आ गया 75 रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √2 का वैल्यू 1.414। इसको वैल्यू को सॉल्व किए तो ERMS आ गया 1.4385 के बराबर, 1.4385 के बराबर आ गया ये। वोल्ट में RMS वैल्यू पूछा क्या गया आपसे, पावर, तो पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट, तो लिख सकते हैं ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.438 इंटू 1.438 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम, तो ये लिखिए 5 ओम। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया 0.414 वॉट के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a square loop of side 16 centimeter is stationary but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field perpendicular to the plane of the square loop that is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.4 Tesla at the rate of 0.08 Tesla per second। It means आपको यहाँ पे dB by dt दे रखा है, यानी कर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, रेट उसका दे रखा है 0.08 टेस्ला पर सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्क्वायर लूप है तो उसका जानते हैं एरिया हम लोग, एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप विल बी साइड का स्क्वायर, तो L स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो -2 इसको मीटर में लिख लिए, तो ये मिल गया हम लोग को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू यहाँ मिलेगा cos 0, बिकॉज बोला गया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में एंगल आ गया 0, तो d∅dt लिखे, फ्लक्स को चेंज किए तो यहाँ पे आ गया एरिया इंटू dB/dt, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसके पास पूछा गया कि इंड्यूस्ड EMF, और फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगेन यहाँ पे बात करें तो E इंड्यूस्ड ड्यू टू फ्लक्स चेंज थ्रू द स्क्वायर लूप एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड, वो इंड्यूस्ड EMF मिलेगा इक्वल टू d∅/dt, यानी कि मैग्नीट्यूड के टर्म में बात किए d∅/dt, माइनस साइन यहाँ पे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग रिमूव किए, तो ये वैल्यू E इंड्यूस्ड, तो पावर पूछा गया तो पावर विल बी इक्वल टू E इंड्यूस्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे फिर से देखें हम लोग पावर की वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई यहाँ पे, तो ये वैल्यूज देख लेते हैं कितना वैल्यू मिला आपको। E इसकी वैल्यू पुट किए दैट इज d∅/dt, तो ये हो गया एरिया इंटू dB/dt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए, एरिया आपके पास है कि यहाँ पे 16 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू dB/dt दे रखा है आपको 0.08 टेस्ला का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में 2 के बराबर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट पावर इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर -6 वॉट के बराबर, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा 3। क्वेश्चन नंबर 8,
An air-cooled solenoid with length 40 cm, area of cross-section 40 cm square and number of turns 600 carries a current of 3 ampere. The current is suddenly switched off in a brief time of 10⁻³ seconds. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? Ignore the variation in the magnetic field near the ends of the solenoid. यानी अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलिनॉइड के अबाउट तो B = μ0 Ni, जहाँ पे N की वैल्यू बताया गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो μ0, इसको लिख लिया हम लोग N/L इंटू आई के बराबर। तो यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया तो फ्लक्स थ्रू द, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू NL नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टोटल मिल गया आपको, और इनटू फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न। ये हम लोग लिख रहे हैं टोटल फ्लक्स, दैट इज टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू N इंटू L, फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न विल बी इक्वल टू B इंटू A के बराबर। तो यहाँ पे स्मॉल n को फिर से लिख सकते हैं कैपिटल N/L इंटू L इंटू B का वैल्यू μ0 N/L इंटू I के बराबर और इंटू यहाँ पे एरिया दे रखा है। देखिए L से L कट हो गया तो रिजल्ट आपके पास आ गया μ0 कैपिटल N² A डिवाइडेड बाई L इंटू I के बराबर। ये मिला आपको टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो करंट जो है वो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि कैरीज द करंट ऑफ 3 एम्पीयर, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, दैट इज d∅/dt विल बी इक्वल टू, यही हो जाएगा E इंड्यूस के बराबर जो पूछा गया आपसे, विल बी इक्वल टू μ0 N² A डिवाइडेड बाई L इंटू di/dt। तो करंट पहले इसके पास था यहाँ पे 3 एम्पियर, फिर जो स्विच ऑफ करने की वजह से हो गया 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं, दैट इज E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है क्वेश्चन में 600, तो ये हो गया 600 इंटू 600 इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 चूंकि मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई लेंथ आपको दे रखा है क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट किए, और di/dt करंट दे रखा है आपको यहाँ पे इंटू 3, और टाइम दे रखा है ऐसा होने में 10⁻⁻3। इस वैल्यूज को पुट किए तो E का यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF मिला आपको 13.56 वोल्ट के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 9, now assume that the straight wire carries a current of 80 ampere and the loop is moved to the right with the constant velocity v = 15 meter per second. Calculate the induced EMF in the loop at the instant when x = 0.3. Take A = 0.2 meter and assume that the loop has a large रेजिस्टेंस। तो पूछा यहाँ पे EMF इंड्यूस अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस वाले लूप के लिए पहले ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड में थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट फिंगर इधर, तो पाम जो होगा वो बताएगा डायरेक्शन, यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की वजह से इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड मिला इनटू द प्लेन। वेलोसिटी वायर का इसका लूप का दे रखा है, ये वाला अगर इस आर्म की बात करें, चूंकि ये लूप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू किया, तो इसके एंड के अबाउट ड्यू टू मोशन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स की वजह से। रीजन क्या फ्लक्स चेंज होने की वजह क्योंकि जब ये चलना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से ये ड्रैग आउट हो रहा है, दूर जा रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके एंड के अबाउट एक मोशनल ईएमएफ क्रिएट होगा। लेकिन ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म तो पैरेलल हो गया वेलोसिटी के, सिमिलरली ये वाला आर्म भी पैरेलल हो गया वेलोसिटी के, तो इसके अबाउट मोशनल ईएमएफ 0, इसके अबाउट मोशनल ईएमएफ 0। मोशनल ईएमएफ आपको मिलेगा इस वाले आर्म में, इस वाले आर्म में। देखते हैं कैसा रिजल्ट बनेगा आपके पास। सॉरी, देखिए रिजल्ट क्या दिखा आपके पास। क्या आपको ऐसी पोलैरिटी दिखी? जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए पोलैरिटी को लेकर कि कौन सा पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव लिखे, किसको हम लोग नेगेटिव लिखे, प्लस माइनस, तो इसको E1 लिखे, प्लस माइनस इसको E2 लिख रहे हैं। कैसे पता करेंगे? तो अगेन राइट हैंड,
सारी फिंगर टुवर्ड्स वेलोसिटी, कर्ल करेंगे बी की तरफ, तो थंब जिधर डायरेक्शन में होगा वो बताएगा आपको पोलैरिटी। तो ये वाला आर्म वेलोसिटी ए और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ए और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी यहाँ पे आपको ईएमएफ मिला। तो फ्रॉम केवीएल से बात करें तो नेट जो ईएमएफ हो जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू आइदर E1 माइनस E2, आइदर E2 माइनस E1। कंसीडर कौन सा करेंगे, तो जब हम लोग मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, B इंटू वी इंटू एल के बराबर, तो ये हो गया B1 माइनस B2 इंटू वी इंटू ए, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड और साइड तो यहाँ पे सेम है। बदलेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बदलेगा, ड्यू टू वायर की वजह से। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले में जहाँ पे हम लोग E1 कंसीडर किए, इसका डिस्टेंस कम है इस वायर से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस अगर कम तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा, तो उसका कम, इसलिए हम लोग E1 माइनस E2 लेंगे, ना कि E2 माइनस E1 कंसीडर करेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे ये वैल्यू फिर से पुट किए तो B1 मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, चूंकि स्ट्रेट वायर है तो 2 पाई x के बराबर, जबकि B2 मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये यहाँ से डिस्टेंस हो गया वायर का x प्लस a के बराबर इंटू वी इंटू ए। इसको और सॉल्व किए तो ई नेट का वैल्यू इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ई नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ले लिए कॉमन, इंटू वी इंटू ए, ब्रैकेट में बचा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये x प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए के बराबर, x से x कट हो गया डायरेक्ट। अब आप रिजल्ट भी याद करके सकते हैं, म्यू नॉट वी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए के बराबर, ये आ गया ई नेट। सारी वैल्यूज को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। ई नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, करंट इन द सर्किट दे रखा है आपको, करंट इन द वायर दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 80 एम्पियर, ये वैल्यू पुट किए, इंटू स्पीड दे रखा है क्वेश्चन में 15, इंटू ए की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 लिखे, ए स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई लिखे, इंटू एक्स का वैल्यू है क्वेश्चन में 0.3, और ये 0.3 प्लस 0.2 मिलकर हो गया 0.5। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट के बराबर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 10. At a hydroelectric power plant, the water pressure head is at a height of 400 meter and the water flows available is 200 meter cube per second. If the turbine generate efficiency is 75%, estimate the electric power available from the plant. देखिए available का मतलब आउटपुट पावर पूछ रहा है, और हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी जो होता है वो ऑलवेज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यानी कि आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू नीटा टाइम्स ऑफ इनपुट पावर, जहां पे नीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी को, और ये दे रखा है आपको 75%, तो 75 बाई 100 लिख लिए। पावर की बात करें तो ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, W बाई टी, और W की यहाँ पे बात करें फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या इसको लिख सकते हैं, mgh, तो दैट इज विल बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई टी के बराबर। क्या लिखे, पावर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो mgh डिवाइडेड बाई टी। तो 75% यहाँ पे लिखे, तो ये आ गया 3/4 इंटू मास बराबर जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी लिखे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि आपको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, और डेंसिटी जानते हैं वाटर, चूंकि यहाँ पे वाटर की बात किया गया तो वाटर की डेंसिटी होता है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया 3, और V बाई टी आपको दे रखा है 200, तो 200 पुट किए, G का वैल्यू हो गया 10, और यहाँ पे H दे रखा है आपको 400 के बराबर। इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आपके पास आया रिजल्ट, तो 600 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट के बराबर, जिसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं 600 मेगावाट। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11, a small town with a demand of 1200 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 25 kilometer away from the electric plant generating power at 440 volt. The resistance of the two wire line carrying power is 0.4 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 5220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्क ही होता है कि वो हायर वोल्टेज को कन्वर्ट करे लोअर वोल्टेज में। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर अ सेफ्टी पर्पज एट अ सब स्टेशन इन द टाउन, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट पूछा गया कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पावर की तो जानते हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू आई पावर। तो यहाँ से करंट कितना मिलेगा तो I इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। कितना पावर की रिक्वायरमेंट है तो 1200 किलोवाट की, किलोवाट है तो 10 टू द पावर 3 लिखे, डिवाइडेड बाई उस केस में वोल्टेज कितना है जो लाइन से पास हो रहा है वो दे रखा है आपको 5000। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट किए 5000। तो यहाँ से जब करंट की वैल्यू को सॉल्व किए तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपके पास आ गया। देखिए ये 3 से 3 कट हो गया तो ये मिला आपको 240 है ना, 240 एम्पियर के बराबर। इतना करंट आपके पास आ गया 240 एम्पियर के बराबर। फिर पूछा क्या गया आपसे कि अगर रेजिस्टेंस दे रखा है बिटवीन द वायर 0.4 ओम पर किलोमीटर, तो देखिए क्या आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं बिटवीन द टाउन एंड द सब स्टेशन। रेजिस्टेंस बिटवीन टाउन एंड स्टेशन सब स्टेशन जो कि आपको दे रखा है पर किलोमीटर का है 0.4 ओम पर किलोमीटर, और आपके पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 25 किलोमीटर। लेकिन ऐसे ही कितने वायर आपके पास है तो 2 वायर है, तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 25 किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो ये मिला 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 ओम के बराबर। तो रेजिस्टेंस भी आपको मिल गया। देन पूछा क्या गया कि पावर लॉस क्या होगा, तो पावर लॉस जानते हैं हम लोग, पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर। आई का वैल्यू यहाँ पे आ गया 240 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 20। तो आपका वैल्यू जब सॉल्व किए तो आ गया 1152 किलो वाट के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 12, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 36 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। यानी कि कोई अगर ये सरफेस है जिसपे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, लेकिन ये कैसा है नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी कंप्लीटली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। देयर इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंस है। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो एरिया दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा गया फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 50 मिनट टाइम स्पैन। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस केस में रेडिएशन के केस में जब एवरेज फोर्स की बात करें व्हेन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नॉन रिफ्लेक्टेड, तब ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास IA डिवाइडेड बाई C के बराबर। अगर रिफ्लेक्टिंग होता तो ये हम लोग लिखते हैं 2IA इंटू C, जहाँ पे I क्या इंटेंसिटी, A है एरिया, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें तो दे रखा है क्वेश्चन में 36 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, डिवाइडेड बाय ये रिजल्ट आया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, बिकॉज ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ये इससे कट हो गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट question number 13, calculate the electric field produced by the radiation coming from a RMS value of 200 watt bulb at a distance of 6 meter. Assume that the efficiency of a bulb is 5% and it is point source. देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स कंसीडर किया जाए तो उसकी वजह से जो यहाँ पे स्फीयर चूंकि रेडिएशन चारों तरफ यहाँ पे एमिट होगा, तो अगर इन सारे पॉइंट्स का लोकस लिया जाए तो यहाँ पे स्फीयर फॉर्म होता है जिसका एरिया क्या मिलेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है डिस्टेंस यहाँ से। तो इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होता है क्या पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और फॉर रेडिएशन के लिए यही इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर। यानी पावर इज डिवाइडेड बाय एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी।
लेकिन यहाँ पे पावर की बात किया को इफिशियंसी दे दिया गया तो इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, जो कि है कितना 5%, तो 5/100। यानी अगर आउटपुट पावर की बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5% ऑफ इनपुट, और इनपुट पावर क्वेश्चन में दे रखा है 200 वाट, तो ये हो गया 200। तो ये वैल्यू आपको मिला यहाँ पे 10 के बराबर, यानी 10 वाट आउटपुट पावर होगा, जो कि यूजफुल होगा फॉर दिस। तो यहाँ वैल्यू पुट किए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ई नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2p डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक साथ पुट किए, और ये वैल्यू आ गया c इंटू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर का वैल्यू 10, 1/4 एप्सिलॉन नॉट जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू डिस्टेंस आपको दे रखा है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला ई नॉट, तो ई नॉट स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग हटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू कुछ आएगा, दैट इज ई नॉट की वैल्यू देखिए यहाँ पे 9 से ये कट हो गया, 3 बचा, 10 टू पावर 8 इधर बचा, तो 2 की पावर 3, तो ये आपके पास बचेगा 100 डिवाइडेड बाई 6, 100 डिवाइडेड बाई 6 ई नॉट स्क्वायर। तो ई नॉट का वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाई √6, जिसका वैल्यू मिलेगा आपको 4.08। पूछा क्या गया आपसे, अप्रॉक्स में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.08 के बराबर, लेकिन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे RMS वैल्यू की वैल्यू क्या होगा, तो ERMS विल बी इक्वल टू दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई √2, दैट इज 4.08 डिवाइडेड बाई 1.414 √2 से, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2.9 वोल्ट पर मीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A radio can tune over a frequency range of a portion of megawatt broadcast band 600 kilohertz to 1100 kilohertz के बीच में। If its LC circuit has an effective inductance of 300 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? देखिए हम लोग जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें इन केस ऑफ रेजोनेटिंग की तो f इक्वल टू 1/2 पाई √LC के बराबर। तो यहाँ पे कैपेसिटर की बात की जाए तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू C। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा C इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू L के बराबर। यानी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे ज़्यादा पुट किया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी रेंज अपने पास मैक्सिमम दे रखा है 1100 किलोहर्ट्ज के बराबर। तो इस वैल्यूज को पुट किया तो 1/4 इंटू थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव पार्ट, तो 3.14 का होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 1100 किलो हर्ट्ज, तो 11 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज को भी ऐसे लिख सकते हैं आप, इंटू स्क्वायर है, और इंडक्टेंस आपको दे रखा है 300 माइक्रो हेनरी, तो 10 टू द पावर -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है आपके पास 69.85 पिको फैरेड के बराबर। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा था, आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। यहाँ पे सेकंड वैल्यू पता करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। अदरवाइज क्या करेंगे, सेकंड टर्म के केस में फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ की जगह पे अब ये वैल्यू ना पुट करके पुट करेंगे 6 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, रेस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 235। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 15. A cylindrical bar magnet is rotated about its axis. A wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. Then, अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो ये जो आपके पास सिलेंडर दे रखा है कुछ इस फॉर्म में है, जिसका एक पोल नॉर्थ है दूसरा पोल साउथ है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट होगा तो ये देखिए यहाँ से इमर्ज होगा, उतना ही यहाँ पे आके कन्वर्ज करेगा। और ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। अगर ये ऐसे ऐसे घूमा तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं दिखा और ना ही कोई एरिया में चेंजिंग दिख रहा है। हाँ, यही लूप अगर किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे घूमता तो इसका फ्लक्स भी चेंज होता। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें,
यहाँ पे टॉप व्यू की बात करें तो क्या आपको इसका ये वाला सरफेस टॉप व्यू की वजह से ये सरफेस कैसा दिखेगा, स्फेरिकल, और इसी स्फेरिकल में देखिए ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, इसकी वजह घूमने की वजह से कोई भी इसके एरिया में चेंजिंग नहीं हो रहा गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा। तो बी यहाँ पे क्या दिखा आपको, कांस्टेंट। अगर बी कांस्टेंट हो गया तो एरिया भी यहाँ पे कैसा दिखा इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट। जब फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चाहिए क्या, डी फाई बाई डी टी, और उसमें करंट के लिए तो चाहिए ई इंड्यूस्ड, और फ्लक्स हो गया कांस्टेंट तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ गया, 0। तो देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए, तो ऑप्शन विल बी 3। हाँ, अगर यही क्रॉस सेक्शन में देखिए और समझ लेते हैं, अगर यही क्रॉस सेक्शन में ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखिए ऐसे 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 पोर्शन में घूमता, तब ये पीरियोडिक ईएमआई बनाता, तब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता और करंट मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The self-inductance capital L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of turns and decreases as। देखिए अभी जस्ट बात करें, फ्लक्स जो होगा किसी भी सोलेनॉइड से, तो टोटल फ्लक्स जो लिखते हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स तो एन एल इंटू बी इंटू ए के बराबर, चूंकि फ्लक्स होता है बी इंटू ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख लिए। तो क्या इसको कैपिटल एन और बी जानते हैं हम लोग म्यू नॉट एन आई, तो इसको कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू ए इंटू आई लिखे, कंपेयर किया गया तो फ्लक्स जानते हैं एल आई के बराबर, तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू ए। अब बोला गया क्वेश्चन में कि कैपिटल एल जो है, देखिए विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैपिटल एन टर्न्स सोलेनॉइड का इंडक्टेंस डिक्रीज किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तभी पॉसिबल होगा जब बोथ एल एंड ए डिक्रीज, यानी कि ऐसा नहीं एल इंक्रीज करे यानी ये इंक्रीज करे तभी डिक्रीज करेगा, और साथ में अगर एरिया डिक्रीज करे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In an alternating current circuit consisting of element in series, the current decreases on increasing the frequency of supply. Which of the following elements are likely to be constitute the circuit? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम से बात करें तो पहले यहाँ से समझ लेते हैं। अगर फेजर डायग्राम में एक्स एक्सिस के अलोंग करंट रजिस्टर होता है तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, चूंकि इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 0, जिधर करें उधर रेजिस्टेंस, और जबकि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है या फिर करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है, कितना 90 डिग्री ये लैग करता है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाएं, इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर आप यहाँ पे करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाइए तो कुछ ऐसा वेरिएशन, यानी अगर फ्रीक्वेंसी जब अपने रेजोनेटिंग वैल्यू पे होता है तब एलसीआर सर्किट भी बिहेव करता है एज ए रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि उस केस में करंट यहाँ पे क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम एट द रेजोनेंस कंडीशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा, मतलब ये वाला पोर्शन आपसे पूछ रहा क्या होगा, और आप जानते हैं ये वाला पोर्शन इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव जिसमें एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तभी, और ये वाला पोर्शन कहलाता है कैपेसिटिव बिकॉज एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है। उसको और समझ लेते हैं कैसे भाई, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल क्या होता है 2 पाई एफ एल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सएल इंक्रीज किया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तभी पॉसिबल होगा जब सर्किट में इंडक्टर हो। तो ओनली इंडक्टर ये पॉसिबल, रजिस्टर कैपेसिटर नॉट पॉसिबल, रजिस्टर इंडक्टर पॉसिबल, ओनली कैपेसिटर नॉट पॉसिबल। तो जहां ए और बी वही ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The coil A is made to rotate about a vertical axis. No current flows in B if A is at rest. देखिए बोला गया A रेस्ट पे, तो करंट इन B 0। चलिए ये बात हो गई, करंट B इन 0।
The current in coil A when the current in B at t is equal to 0 is clockwise and the coil A is as shown in the figure at this instant t is equal to 0 क्या होगा? देखिए ये बोला गया कि अगर A रेस्ट पे है तो करंट इन द कॉइल B 0 है, तो इट मीन्स जो A में करंट होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए. करंट इन A मस्ट बी कांस्टेंट. क्यों? अगर ये कांस्टेंट ना होता, मान लेते हैं सपोज अगर करंट इन A वेरिएबल होता, अगर ये वेरिएबल होता तो ये अपने एक्सिस यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता वो भी वेरिएबल क्रिएट करता, दैट इज म्यू नॉट NIA डिवाइडेड बाई 2R. अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरिएबल होता तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी बदलता, तो चाहे इसके बीच में मोशन होता या ना होता, इसमें इंड्यूस्ड करंट आता. इसीलिए इसने बताया कि जब A रेस्ट पे है तो करंट इन B 0, तो इसका मतलब करंट मस्ट बी कांस्टेंट इन A नॉट वेरिएबल. तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट गलत हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे थर्ड गलत हो रहा है, या तो सेकंड सही होगा तो फोर्थ सही होगा. अब देखिए सेकंड स्टेप में बोला गया कि B में करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर B में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा. कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करते थम जाता है इनटू द प्लेन, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. इस वाले में करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसका अपोज करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसके सेंटर पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जो इस क्रॉस का अपोज करे, मतलब डॉट बने. डॉट बनने का पर्पस क्या कि इसमें करंट कैसा घूमे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ऑप्शन दिखा आपको 4, कांस्टेंट करंट होना चाहिए और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए इन A. तो ऑप्शन दिखा आपको 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. When an AC voltage of 220 volt is applied to a capacitor C. देखिए कोई कैपेसिटर है, इसके अबाउट में एक वोल्टेज AC सोर्स अप्लाई किया गया जिसका वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, फेज को 0 ले लिया. कैपेसिटर के अक्रॉस में यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव निगेटिव, तो Q की वैल्यू जानते हैं, Q बराबर C इंटू V. तो C लिखे और V का वैल्यू यहाँ पे V नॉट साइन ओमेगा टी. तो जैसा वोल्टेज वैसा ही आपको चार्ज यहाँ पे दिख रहा है सेम फेज में. तो वोल्टेज और चार्ज बोथ आर इन सेम फेज. तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा था चार्ज ऑन द प्लेट इन द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये करेक्ट हुआ. फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा था मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज 220 वोल्ट. जानते हैं हम लोग अगर सिर्फ 220 वोल्ट लिखा वो तो RMS वैल्यू होता है, और मैक्सिमम का मतलब आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है. तो V मैक्स का मीन्स मतलब हो गया आपसे पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू क्या होता है, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ VRMS, बिकॉज VRMS होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2. तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया √2 और VRMS आपको दे रखा है 220 वोल्ट. तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो रहा है. सेकंड, द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. करंट तो फेज में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, और हम लोग जानते हैं फ्रॉम ये देखिए फेजर डायग्राम से, अगर इस डायरेक्शन में करंट हुआ एक्स एक्सिस में तो वोल्टेज के अक्रॉस रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वो सेम होगा. लेकिन कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज लैग करता है करंट से कितना, 90 डिग्री से. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. पावर डिलीवर्ड ऑफ द कैपेसिटर इज 0. तो पावर के बारे में बात करते हैं, P इक्वल टू जानते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई. अभी जस्ट बात किए कि वोल्टेज और करंट के बीच में इन केस ऑफ कैपेसिटर फेज जो होता है वो 90 डिग्री, और cos 90 टर्म क्या हो जाएगा 0, इसलिए पावर क्या मिलेगा 0. तो ये भी करेक्ट हो गया. तो जहां C और D वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. A current of 12 ampere passes through a copper conductor resistivity 2 into 10 minus 8 ohm meter of the radius of cross section 3 mm. Find the mobility of charge if the drift velocity is 4 into 10 to the power minus 8. देखिए हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स में 4 into 10 पावर -4 या -3 होना चाहिए. तो ये डेटा कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटेड हो गया. तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग VD इक्वल टू 4 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकंड ले लेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा. ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. तो मोबिलिटी जानते हैं म्यू इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई E. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू जानते हैं हम लोग, बिकॉज J इक्वल टू सिग्मा ई. क्या ऐसा भी ये भी जानते हैं हम लोग. देखिए करंट डेंसिटी के टर्म में बात कर लें, J इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा ई को E बाई रो भी लिख सकते हैं. और ये J होता क्या है I बाई A के बराबर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया E इज इक्वल टू
आई इंटू रो डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए तो ये दिखा वी डी इंटू ए डिवाइडेड बाई आई इंटू रो की वैल्यू। वी डी देख रखा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, इसको चेंज किए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया दे रखा है 3 mm, तो ये लिख लिए पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, चूंकि mm में था इसलिए यहाँ पे -3 और लिख लिए, डिवाइडेड बाई करंट, करंट इन द सर्किट इज 12 एम्पियर वो दे रखा है 12 लिखे, और रेजिस्टिविटी दे रखा है आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -8, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगा 0.47 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, assertion and result based. Alloys such as constantan and magnenin are used in making standard resistance coils. Yes, ये करेक्ट है, बिकॉज हम लोग अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखें फॉर मैग्नेनिन सच एज एलॉयज कंस्टेंटेंट, तो जो वेरिएशन होता है वो अप्रॉक्स में लीनियर होता है, जो कि यूज होता है फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट दिखा। कंसिस्टेंट एंड मैग्नेनिन हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी करेक्ट बात है, तभी यहाँ पे वेरिएशन कैसा दिख रहा है आपको, लगभग यहाँ पे लीनियर फॉर्म। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, in a large building there are 20 bulbs of 60 watt, 10 bulbs of 100 watt and 10 fans of 80 watt and a heater of 1 kilowatt. The voltage of the electric mains is 230 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building will be. देखिए हम लोग यहाँ पे टोटल पावर की बात करें किसी बिल्डिंग में, तो वो दे रखा है आपको 20 बल्ब है 60 वाट के, तो 20 इंटू 60 मल्टीप्लाई किए, प्लस 10 बल्ब है 100 वाट के, तो 10 इंटू 100 लिखे, प्लस 10 फैंस है 80, तो 10 फैंस को मल्टीप्लाई किए 80 से, प्लस 1 हीटर, एक हीटर है जो कि 1000 किलो यानी 1000 वाट का है। इसको सॉल्व किए तो यह आ गया 1200 प्लस ये भी हो गया 1000 प्लस 800 प्लस 1000, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ये हो गया 2000, 3000, 4000, तो टोटल यहाँ पे मिल गया आपको 4000 वाट के बराबर टोटल पावर। तो पूछा गया कैपेसिटी, तो P बराबर होता है V इंटू आई, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास आ गया I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V। तो पावर है आपके पास यहाँ पे 4000 वाट डिवाइडेड बाई वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, तो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया 400 डिवाइडेड बाई 30। क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मिनिमम कैपेसिटी, देखिए अगर मिनिमम कैपेसिटी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपसे करंट ही पूछा जा रहा है, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करने पे आई का वैल्यू आ गया आपके पास 18 एम्पियर के बराबर। याद रखिए मिनिमम कैपेसिटी मीन्स करंट, दैट इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, in the experimental setup of meter bridge shown in the figure, the null point is obtained at a distance of 30 cm from point A से, जहाँ पे हम लोग जॉकी को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड मीटर ब्रिज, जॉकी को डिफ्लेक्ट कराने पे जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, उसी डिस्टेंस को यहाँ पे बोला गया कि 30 सेंटीमीटर है। टोटल होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर, जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 70 सेंटीमीटर के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज, तो R1 डिवाइडेड बाई L1 मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई L2। यही लेंथ आपको L1 L2 मेंशन किया गया, तो R1 ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये आ गया R2 ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल होता है 100। तो यहाँ से R2 का वैल्यू आ गया 7/3 ऑफ
R1 के बराबर इक्वेशन नंबर 1 अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की है। अब कह रहा है इफ 16 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द R1, इसी R1 के सीरीज में एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया हम लोग 16 ओम का, देन नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, जो पहले था अब उसमें 20 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग हो गया। तो नाउ सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग 16 ऐड किए, 16 ओम किसमें, रेजिस्टेंस R1 में, तो ये शिफ्ट कर गया कितना, बाई 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा अगर ये इधर रिजल्ट दिखा तो R2 ये अगर 50 हो गया तो ये भी कितना आ जाएगा 50। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 16 प्लस R1, R2 का वैल्यू आपने यहाँ से पुट किया तो 7/3 ऑफ R1 के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 48 प्लस 3R1 इक्वल टू 7R1, तो 48 इक्वल टू 4R1। तो R1 का वैल्यू आ गया आपके पास 12 ओम के बराबर। ये हम लोग पता कर लिए। आगे बोला द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 6। अब जो यहाँ पे कनेक्ट किए तो उसी के पैरेलल में एक और रजिस्टर कनेक्ट करना, सो दैट द नल पॉइंट शिफ्ट्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि नाउ अगेन एक और कंडीशन कि 16 प्लस R1 के पैरेलल में, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, सो दैट नल पॉइंट अगेन शिफ्टेड टू द ओरिजिनल पोजीशन, जो कि पहले था R1 के पास, जो कि 30 सेंटीमीटर। उस समय रेजिस्टेंस क्या था आपके पास R1, तो वहीं के इसके इक्वल हो जाए। ये पूछ रहा है इसी x का वैल्यू क्या होगा, तो 16 प्लस 12 लिखे इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 12 प्लस x का वैल्यू। देखिए 16x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू एक्स, ये इससे कट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 21 ओम के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A galvanometer having a resistance of 40 ohm and 60 division on both sides have figure of merit 0.04 एम्पियर पर डिवीजन। यानी कि हम लोग जानते हैं जो गैल्वेनोमीटर में करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे IG की जब बात किया गया तो बोला गया कि 0.04 एम्पियर पर डिवीजन। अगर एक डिवीजन में इतना करंट है तो टोटल आपके पास डिवीजन कितना मेंशन किया गया 60, तो 60 में करंट कितना होगा ये पता कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास 0.24 एम्पियर के बराबर। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर अप टू 120 वोल्ट। जानते हैं हम लोग अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसी के सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना कनेक्ट किया जाए कि ये अब बिहेव करने लगे एज ए वोल्ट मीटर। तो जानते हैं V इक्वल टू, चूँकि इसमें आने वाली करंट जो होगी वो IG के बराबर, तो V इज इक्वल टू IG इंटू दोनों सीरीज में तो R प्लस G के बराबर। ये वैल्यू है 120, IG अभी पता किया गया 0.24, कैपिटल R पूछा गया, जबकि G क्वेश्चन में दे रखा है 40 ओम के बराबर। ये वैल्यू है 40 ओम के बराबर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये इधर, तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू R प्लस 40 ओम के बराबर। इसको और सॉल्व किए तो R का वैल्यू आ गया आपके पास 460 ओम। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट बेस्ड। फर्स्ट, the electric force changes the speed of a charged particle and hence changes its kinetic energy, whereas magnetic force does not change the kinetic energy of the charged particle। देखिए हम लोग जानते हैं सिंस F बराबर QE बराबर होता है MA, तो एक्सेलरेशन मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वैसे भी फ्रॉम KWT काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन जो कि होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V के बराबर विल बी इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। Q और डेल्टा V चूँकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू dV बाई डी आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका पोटेंशियल का रिलेशन माइनस dV बाई डी आर।
तो इलेक्ट्रिक dV बराबर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, यानी ये चेंज होगा फर्स्ट केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। लेकिन वहीं पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो जानते हैं कि F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो यही फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के एंड परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से पावर क्या मिलेगा, जीरो, बिकॉज F डॉट V का प्रोडक्ट होता है पावर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो cos 90 जीरो तो जीरो। पावर अगर जीरो हो गया तो जानते हैं यहाँ से वर्क डन जीरो हो गया, और वर्क डन जीरो हो गया तो K फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं कर सकता, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सीलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, जिस डायरेक्शन में, चूंकि हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया गया पॉजिटिव चार्ज को उसी डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो रहा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. A deuteron and an alpha particle having equal kinetic energy enter perpendicularly in a magnetic field. Let Rd and R alpha be their respective radii of circular path. The value of Rd. देखिए हम लोग जानते हैं जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इंटर करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल तो उसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू mv अपॉन qb, और इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2mk, जहाँ पर K इज द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय QB। काइनेटिक एनर्जी सेम रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा गया, तो R जो था वो प्रोपोर्शनल दिखा अंडर रूट M डिवाइडेड बाय Q के। तो पूछा गया कि रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल, तो लिखे आप यहाँ पे अंडर रूट मास ऑफ द ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ द एल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द ड्यूट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन से कंपेयर करें तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो जानते हैं 1s2 ये आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, तो 1s2, जबकि एल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो 2He4 के बराबर। तो इसका यहाँ पे मास ऑफ द ड्यूट्रॉन जो होता है वो 2 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, जबकि एल्फा, इसके एल्फा की बात करते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। यहाँ पे चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो ये रिजल्ट दिखा कि आपको 2 डिवाइडेड बाय √2 जो कि हो जाएगा √2, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A hairpin-like shape as shown in figure is made by a bending a long current carrying wire. What is the magnitude of a magnetic field at a point P which lies on the center of the semicircle? देखिए यहाँ पे देखें तो 3 सेगमेंट आपको दिखा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे विल बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सम ऑफ वेक्टरली ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर B1 से बात करें तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4πr, लेकिन रेडियस 2r। डायरेक्शन देखना तो स्ट्रेट वाइल पाम रूल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे थंब को, रेस्ट फिंगर P की तरफ, तो आपने देखा पाम गया इनटू द प्लेन, तो ये रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखा क्रॉस, जो भी इस प्लेन में होगा। सेकंड वाले पोर्शन से देखें तो ये दिखा म्यू नॉट I सेमी सर्कुलर वायर है, ये कर्व्ड हो गया, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r होता है, लेकिन रेडियस 2r है। करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पे वो इनटू द प्लेन होगा, इसलिए क्रॉस लिखे। थर्ड वाला सेम दिखा आप, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4π इंटू, अब डिस्टेंस यहाँ पे अगेन रेडियस के फॉर्म में 2r है, और इसके लिए भी पाम रूल देखेंगे तो थंब के डायरेक्शन में करंट की दिशा में थंब किए, रेस्ट फिंगर इधर किए, तो पाम गया इनटू द प्लेन, तो ये भी आपको दिखा क्रॉस में, यानी सबके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड मिला आपको इनटू द प्लेन। तो इसको जब आपने और रिजल्ट लिखा तो ये आ गया 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4π इंटू 2r प्लस ये हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4π इंटू 2r। सब क्रॉस में, तो सबको अभी इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग ऐड, और इसको यहाँ पे लिख लिया ऐसे क्रॉस। सॉल्व किया यहाँ से रिजल्ट, तो म्यू नॉट
आई डिवाइडेड बाई 8R ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे तो आ गया आपके पास 1 प्लस यहाँ आपके पास बचा क्या, ये आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाई पाई, 2 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई पाई। इसको और अगर सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई आर 2 प्लस पाई, लेकिन इनटू द प्लेन दिखा डायरेक्शन में, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 2 प्लस पाई, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट Question number 28. A triangular shaped wire carrying 15 ampere current is placed on uniform magnetic field of 0.8 Tesla as shown in the figure. The magnetic force on segment CD given as B यहाँ पे सब रिजल्ट दे रखा है। देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे सेम है, तो ये बना क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बना आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्स पूछा गया तो जानते हैं F बराबर I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द ये कंडक्टिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा कुछ जा रहा है, ये लेंथ आपसे CD में पूछा गया, तो हम लोग को ये वाला थीटा चाहिए बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। अगर यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एंगल 60 या 90, तो ये कितना दिखेगा आपको 30, तो ये थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास यानी थीटा जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर। करंट दे रखा है 15, तो यहाँ पे 15 लिखे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको यहाँ पे 0.8, तो 0.8 लिखे। ये लेंथ है CD वायर का 6 सेंटीमीटर, तो -2 लिखे। और साइन थीटा साइन 60 पुट किए, तो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे रिजल्ट मिला। जब इसको और सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.62 न्यूटन के बराबर, तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. A rectangular coil dimension 6 cm 3 cm with 500 turns carrying a current of 5 ampere in the clockwise direction is kept centered at the origin in the xz plane. A magnetic field of 2 Tesla is applied along x axis. If the coil is tilted through 45 degree about z axis, then the torque on the coil, जानते हैं टॉर्क किसी कॉइल के लिए m इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहाँ पे m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दे रखा है 500, तो 500 पुट किए। करंट यहाँ पे है क्वेश्चन में, करंट दे रखा है आपको 5 एम्पियर, तो 5 पुट किए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर लिए। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 2 टेस्ला, तो 2 लिखे इंटू साइन थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 145 साइन 45 होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया। यहाँ पे रिजल्ट आया 20, ये टाउ इज इक्वल टू 6.36 न्यूटन मीटर के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज साइन 45 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैच लिस्ट दे रखा है एक्सेल ग्रेटर देन ओमेगा सी, यानी फर्स्ट केस में अगर ध्यान से देखें तो एक्सेल जो है वो ग्रेटर देन हो गया एक्सी से। अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो पहले यहाँ पे फेजर डायग्राम की हेल्प से बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ करंट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज फेज शिफ्ट 0, जबकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री फेज शिफ्ट से लीड करता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से 90 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से लैग करता है। अब यहाँ आते हैं ऑप्शन में, एक्सेल एक्सी से बड़ा है। अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, क्योंकि ये लीड करता है ये लैग करता है, तो ए का सेकंड होना चाहिए। तो ए का सेकंड जहां दिखेगा वो आंसर या तो फर्स्ट होगा तो थर्ड होगा। कह रहा है एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस हो गया। अगर रेजोनेंस हो गया तब उस केस में जो सीरीज एलसीआर सर्किट है वो बिहेव करेगा एज ए रेजिस्टिव सर्किट, करंट विल बी मैक्सिमम, तो करंट विल बी फेज इन द
ईएमएफ, तो देखा आपको बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सएल एक्सी से छोटा या एक्सी एक्सएल से बड़ा। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा तो इस बार करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट लीड्स द ईएमएफ। तो सी का आपको दिखा यहाँ पे फोर्थ, तो सी का फोर्थ, तो डी का आपके पास आ गया थर्ड। यहाँ पे डी का दिखा आपके पास थर्ड मैक्सिमम करंट अकर्स, क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन आपके पास आया 3। नेक्स्ट question number 31. An alternating current is given by the equation I is equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. The RMS current will be, देखिए IRMS का फार्मूला याद करें तो IRMS का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/t फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t इंटू आई स्क्वायर टी डी टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ IRMS करंट। तो 1/t यहाँ पे वैल्यू पुट किया 0 से t, आई का वैल्यू दे रखा है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। इसको ओपन किए तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, इसको ओपन किए तो ये I1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं I2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, तो 2I1 I2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी होल यहाँ पे dt, ये रिजल्ट। लेकिन जानते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का वो होता है 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी होता है 0, और जबकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग लिखेंगे हाफ के बराबर, ये वैल्यू भी हो जाएगा हाफ के बराबर। तो रिजल्ट देखिए क्या दिखने लगा, IRMS का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t। रिजल्ट आ गया आपके पास I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट पुट के 0 से 3, t से t कट हो गया। तो IRMS आपको मिला यहाँ पे स्क्वायर हटाए तो ये आ गया अंडर रूट, क्या इसको I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं IRMS वैल्यू, अंडर रूट वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट question number 32. In a series LCR resonant circuit, if we change the resistance only from a lower to higher value, सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज करना फ्रॉम द क्वालिटी फैक्टर। पहले क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो 1/r टाइम्स ऑफ अंडर रूट L बाई सी, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप लोअर टू हायर करें तो क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज। आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाया तो ये डिक्रीज करेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज आर की देखो वैल्यू आप इंक्रीज करें, ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज दे रखा है। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू R बाई L। अगर यहाँ से F2 माइनस F1 का मॉड लिखा जाए तो विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 पाई L। R की वैल्यू को बढ़ा रहे तो बैंडविड्थ भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिखा। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस तो होता नहीं, वो 1/2 पाई अंडर रूट L C, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट question number 33. In a series resonant LCR circuit, the voltage across R is 200 volt and resistance is 0.8 kilo ohm with C is equal to 4 microfarad. The resonant frequency omega is 125 radian per second. At resonance, the voltage across capital L is, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस बोला गया तो एट रेजोनेंस XL बराबर होता है यहाँ पे XC। तो करंट की बात करें तो V बराबर मिलेगा VRMS इक्वल टू IRMS इंटू आर के बराबर। तो वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है, तो IRMS पता कर लेते। तो IRMS का वैल्यू मिला आपको VRMS है यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.8
किलो ओम, तो 10 टू द पावर 3 लिखे। तो इसको और अगर लिखें तो 2 डिवाइडेड बाई ये बचेगा सिर्फ 8, तो ये आ गया 1/4 एम्पियर के बराबर करंट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों सेम है, तो एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा/c, वैल्यूज पुट किए 1/ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 125, सी का वैल्यू है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड, तो 10 टू द पावर 6 लिखे। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ये हो गया 0, ये आ गया 500 यानी कि 50, और ये हो गया आपके पास इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 2 किलो ओम के बराबर। अगर यहाँ पे 2 किलो ओम दिखा तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, XC इक्वल टू XL के बराबर। पूछा गया वोल्टेज क्या होगा, तो VRMS अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू IRMS इंटू XL। तो IRMS का वैल्यू आपको दे रखा है 1/4, और ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 इंटू 1000, तो ये हो गया 500 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A power transmission line feeds input power at 1100 volt to a step down transformer with its primary windings having 4400 turns. The output power is delivered at 220 volt by the transformer if the current in the primary of the transformer is 11 ampere and its efficiency is 80%. The output current will be। अगेन देखिए एफिशिएंसी की बात आई तो फिर लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी है 80%, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू आउटपुट पावर को लिखेंगे Vs इंटू आई एस, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल में करंट, और ये लिखेंगे हम लोग Ip इंटू Vp, प्राइमरी कॉइल में करंट और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू पुट किए तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू Vs दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 220 वोल्ट। Is पूछा गया डिवाइडेड बाई Ip यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, Ip का वैल्यू है 11 एम्पियर, तो ये 11 हो गया, जबकि Vp का वैल्यू है आपके पास 1100 वोल्ट के बराबर। तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये 2 मिला आपको, दैट इज 2Is डिवाइडेड बाई ये हो गया यहाँ पे 110, बिकॉज यहाँ पे 10 कटेगा तो 110 ये इससे बचा आपके पास। तो Is का वैल्यू आ गया, Is का वैल्यू 2 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 5, तो ये से 2 इंटू ये हो गया 22, तो ये वैल्यू आ गया 44 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट Number 35, a uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to plane of a square loop made of a metal wire. The wire has a diameter of 2 mm and a total length of 40 centimeter. The magnetic field changes with the time at a steady rate dB by dt 0.04 Tesla per second. The induced current in the loop is close to resistivity of the metal wire दे दिया गया। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा रो एल बाई ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए इंड्यूस्ड यहाँ पे करंट, और इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेकर आ रहे हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे मिलेगा वो भी हम लोग जाने, दैट इज डी फाई बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने चले, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और लेंथ आपको दे रखा है टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर लूप। रिमेंबर चूंकि हम लोग रेजिस्टेंस लिखने चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो टोटल पूरे वायर का मिलेगा, जो कि आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखे यहाँ पे लेंथ जो दे रखा था। और एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम लोग, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। और जहाँ पे रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और डायमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 mm, यानी ये हो जाएगा 1 mm के बराबर। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर -9 दिखा, क्योंकि इससे कट हो गया, डिवाइडेड बाई पाई,
और 1 mm है तो 10 टू द पावर ये -6 चूंकि स्क्वायर किए तो ये आ गया आपके पास 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 ओम के बराबर रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस मिला तो इंड्यूस करंट पता करने के लिए d∅dt और फ्लक्स जानते हैं हम लोग B इंटू है और यहाँ पे दे रखा है एरिया। अब रिमेंबर ये एरिया ऑफ स्क्वायर लूप पूछा गया जो कि होगा क्या dB/dt डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R। और एरिया की बात करें तो जान रहे हैं यहाँ पे चूंकि टोटल लेंथ जो होता है वो 4L L L L L ये सारे साइड का लेंथ L 4L मिलकर दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर तो साइड मिल गया आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हम लोग एरिया से पता करेंगे और एरिया जो होगा टोटल वो मिलेगा आपको साइड का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब इंड्यूस करंट की बात किए तो आई इंड्यूस विल बी इक्वल टू एरिया का स्क्वायर तो मतलब L स्क्वायर इंटू dB/dt डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कैपिटल R। और यहाँ पे ये वैल्यू रखा है 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4 जबकि dB/dt दे रखा है आपको 0.04 ये वैल्यूज डिवाइडेड बाई ये वैल्यू रेजिस्टेंस का आ गया आपके पास 8 डिवाइडेड बाई पाई इंटू यह 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पे 4 बचा ये वैल्यू उधर चला गया तो आपके पास ये आ गया। देखिए ये इससे कम्प्लीटली कट हो गया तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 यानी π/2 और डिवाइडेड बाई 20 बचा आपके पास ये नहीं बिकॉज -3 ये -1 नीचे बच जाएगा तो इधर आ गया तो ये 4 से 2 कट हो गया पाई ऊपर गया π/20 तो पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 20 तो ये आ जाएगा 0.157 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट question number 36 for the given circuit the current I through the battery when the key is closed and a steady state has been reached। तो steady state means switch is closed for a long time means t is equal to infinite। तब इस केस में कैपेसिटर हो तो वो बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट, इंडक्टर हो तो वो बिहेव करता है एज ए शॉर्ट सर्किट और ये कैपेसिटर ओपन सर्किट। तो जैसे इस स्विच को क्लोज किए तो ये बिकम्स एज अ शॉर्ट सर्किट, अगेन दिस बिकम्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो ऑल 6 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा दिखा। इस पूरे रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का तो आप लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2 ओम। ये वैल्यू आपको दे रखा है 3 ओम प्लस माइनस V दे रखा है आपको 20 वोल्ट के बराबर। तो करंट आपको मिल जाएगा I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R दैट इज 5। तो ये आ गया 4 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4 बिकॉज दिस थ्योरी कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द वर्नियर स्केल यूज फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव 0 एरर। देखिए एरर की बात किया जाए दे रखा है पॉजिटिव एरर तो रीडिंग में हम लोग इसको निगेटिव लिखते हैं तो दैट इज दे रखा है 0.3 mm के बराबर या फिर 0.03 सेंटीमीटर के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। If while taking a measurement it was noted that 0 on the vernier scale lies between 6.6 centimeter and 6.7 centimeter vernier coincide with V is 4 यानी कि VSR वर्नियर स्केल जो रीडिंग है वो वैल्यू आपको दे रखा है 4 और रीडिंग लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं लीस्ट काउंट से। और जानते हैं किसी भी ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल में या वर्नियर कांस्टेंट में यानी कि वर्नियर स्केल में ध्यान दीजिएगा वर्नियर स्केल में 1 MSD करेस्पॉन्ड करता है 1 mm को और यहाँ पे 10 VSD कॉन्साइड करता है 1 MSD के बराबर। यानी लीस्ट काउंट की बात करें तो वो 1 MSD माइनस 1 VSD जो कि 1/10 ऑफ MSD जो कि वैल्यू मिलेगा 1/10 ऑफ 1 mm यानी 0.1 mm यानी 0.01 सेंटीमीटर के बराबर ये लीस्ट काउंट होता है किसी भी जनरल या ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल में। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। पूछा गया आपसे यहाँ पे रीडिंग तो रीडिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा तो जानते हैं MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
इंटू लीस्ट काउंट और प्लस यहाँ पे 0 एरर पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव लिखते हैं। ये वैल्यू आपको दे रखा है 6.6 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, प्लस ये 4 है, लीस्ट काउंट को लिख रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर में, और माइनस चूंकि एरर पॉजिटिव है इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 0.03 सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू आ गया 6.61 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट मेजर 80 kg। देखिए स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज मेजर इनर्शियल मास। फर्स्ट पॉइंट कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर इनर्शियल मास, फिर 80 kg, the weight of the person if the lift descends with uniform downward acceleration of this। तो जानते हैं हम लोग वेट यहाँ पे W बराबर अब लिखेंगे mg इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे g इफेक्टिव लिखेंगे क्योंकि g यहाँ पे चेंज होगा और ये डी एक्सलेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू m ऑफ g माइनस a नॉट के बराबर। तो यहाँ से वेट पूछा गया, मास यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा 80 kg, चूंकि इनर्शियल मास को मेजर करता है। g का वैल्यू यहाँ पे 10 और ये a नॉट का वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये आपके पास आ गया 640 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल पोटेंशियल डिफरेंस U इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस U इक्वल टू दे रखा है -c/r²। सिन जानते हैं फोर्स F इक्वल टू -du/dr, तो ये वैल्यू पुट किए -d/dr, इसका वैल्यू -c/r², तो ये वैल्यू आ गया आपके पास d/dr इंटू सी इंटू आर की पावर -2, तो लिख सकते हैं इसको आप -2c डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो फोर्स का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, तो उसको लिख सकते हैं आप 2c डिवाइडेड बाई r क्यूब, जो कि होता क्या किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। चूंकि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसके लिए चाहिए इसको क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस एनर्जी की वजह से हम लोग पता कर लिए 2c/r क्यूब के बराबर। तो देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से v स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर दिखा, बिकॉज एक r से एक r क्यूब कट हो गया, तो v यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिखा किसके r के, यानी कि जो r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया 1/v के, तो बना क्या आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, यहाँ पे m, स्पीड v से चलना शुरू किया, ये यहाँ से इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस आ गया r, तो एंगुलर मोमेंटम जानते हैं L इक्वल टू r क्रॉस p या फिर r क्रॉस m इंटू वी। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज करेंगे इसका डायरेक्शन पता करने के लिए। तो राइट हैंड लिए, सारे फिंगर r की तरफ, v का वेलोसिटी अगर इधर है तो r क्रॉस p के, तो थंब आया इस प्लेन के आउटवर्ड, किसी इंस्टेंट पर ये घूम कर यहाँ पहुंच गया, तो वेलोसिटी देखो अब ऐसे जाने लगा, r ऐसा है। फिर आपने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज किया, सारे फिंगर r कर लिखिए v की तरफ, अभी भी थंब किधर है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन रिमेन सेम, जो कि प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। तो रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नीट्यूड में ये r का वैल्यू और सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है कांस्टेंट, बदलता है क्या उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ये कैसा होगा कांस्टेंट। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट question number 41, starting with the same initial condition, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 in the process of purely isothermal, W2 in the purely adiabatic, W3 in the purely isobaric. Then choose correct option। तो पहले प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना लेते हैं P और V। ये प्रोसेस बताता है आइसोबारिक को लेकर,
जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। यहीं पे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन केस ऑफ आइसोथर्मल, और यहीं पे ग्राफ होता है एडियाबैटिक, चूंकि इसका स्लोप गामा टाइम्स ज़्यादा होता है इसके स्लोप आइसोथर्मल से। तो यानी कि वर्क डन की बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा आपको आइसोबारिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में। इस केस में दे रखा है W3, इस केस में आपको दे रखा है W1, और जबकि इस केस में आपको दे रखा है W2। तो W3 W1 से W2 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। The angular momentum of a planet of mass m moving around the sun in an elliptical orbit is 12. The magnitude of the aerial velocity of the planet, जानते हैं aerial velocity dA by dt will be equal to L divided by 2m. Here dA by dt, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में 12 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2m लिखे, तो आ कितना गया L डिवाइडेड बाई m। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। A force of 36 Newton acts on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor। देखिए किन्हीं भी दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, एक प्लेट पे सिग्मा, एक प्लेट पे माइनस सिग्मा, तो इसके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई, दैट इज Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 36 न्यूटन। तो यहाँ 36 न्यूटन लिख लिए। नाउ सेकंड स्टेप, इफ वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड, अगर वन प्लेट को रिमूव कर दिया तो बचा अब आपके पास सिर्फ एक प्लेट, और वो बिहेव करेगा एज ए शीट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये शीट तरीके से बिहेव करेगा। अब जो न्यू फोर्स होगा वो F Q E डैश की वजह से Q, और जबकि E डैश है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दे रखा था इनिशियल में 36 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 18 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A convex lens of refractive index 1.5 and focal length 16 cm in air is immersed in a water. The change in focal length of the lens will be, देखिए जानते हैं फोकल लेंथ 1/f will be equal to mu relative minus 1/r1 minus 1/r2। इस वाली क्वांटिटी को कुछ नया टर्म x मान लेते हैं, जबकि म्यू रिलेटिव जानते हैं हम लोग म्यू ऑफ लेंस, जो म्यू रिलेटिव है ये म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम होता है। तो 1/f पहले एयर में था, ग्लास का बना हुआ, तो 3/2 माइनस 1, जबकि मीडियम का ये 1 था, इसको x लिखे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास x डिवाइडेड बाई 2। फिर इन वाटर में इसको डिप कर दिया, तो वाटर में डिप किया तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई मीडियम का है 4/3 माइनस 1, और ये वैल्यू है x। तो इसको सॉल्व किया तो 9/8, तो यानी कि आ गया x/8 के बराबर। दोनों को डिवाइड किए तो f ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई f ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, ये आ गया x/2, ये आ गया x/8, दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 ये फोकल लेंथ इन अ वाटर बिकम्स 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन अ एयर। जब भी कभी ऐसा केस दिखे तो आप ये डायरेक्ट अब फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि प्रूफ होके आता है। तो फोकल लेंथ इन एयर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 16, तो ये आ गया 64 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। In a Young's double slit experiment, 20 fringes are absorbed in a certain segment of the screen when light of the wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 500 nanometer, the number of fringes absorbed in the same segment of the screen would be। जानते हैं हम लोग जो separation between the two consecutive maxima या minima हो, यानी कि
ब्राइट फ्रिंज हो या फिर डार्क फ्रिंज हो, तो फ्रिंज विथ जो होता है वो लैम्डा डी बाई डी ऑर्डर ऑफ फ्रिंज से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि हर किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में अगर फ्रिंज विद सेम हो तो नंबर ऑफ फ्रिंज विद का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से n1 लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। तो फर्स्ट केस में अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस है 20, तो अब उस केस में ये वेवलेंथ दे रखा है 600 नैनोमीटर। नाउ ये पूछा गया जब इसका वेवलेंथ हो गया 500 नैनोमीटर, तो ये यहाँ से मिला ये n2 इक्वल टू 5 से कट हो गया 4 इंटू ये बचा 6, तो ये आ गया 24। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4th, तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे 4। तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।